हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी। इसको कहते हैं DPSP इन शॉर्ट, हमारे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। दोस्तों, राज्य के निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया था। आयरलैंड के संविधान में यहाँ इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? संविधान की मूल आत्मा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। दोस्तों, निर्देशक तत्व की जो विशेषताएं हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्व को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 दोस्तों, आर्टिकल 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अन्य देशों के समान है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के शब्दों में निदेशक तत्व अन्य देशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनी के गवर्नर को जारी किए जाते थे, जिसे निर्देशक तत्व कहा जाता था। वही इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। इनमें केवल यह अंतर है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के अनुदेश हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। संक्षेप में, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, आर्टिकल 37 में कहा गया है, इस भाग में शामिल किए गए सिद्धांतों का आवेदन। एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। निदेशक तत्व की प्रकृति गैर नियोजित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान 37 में कहा गया है, निदेशक तत्व देश के साधन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यद्यपि इनकी प्रगति गैर नियोजित है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था की है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। दोस्तों, निदेशक तत्वों के वर्गीकरण की बात करें, संविधान में इनका वर्गीकरण हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका जो वर्गीकरण किया है 3 श्रेणियों में किया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। दोस्तों, समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
इसके अंतर्गत जो पहला आर्टिकल आता है दोस्तों, आर्टिकल 38, ये किसके अंतर्गत आता है? समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें क्या कहा गया है? लोगों के स्वागत के अवसर के लिए एक सामाजिक आदेश का पता लगाने के लिए इसमें कहा गया है। दोस्तों, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं को, अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये आर्टिकल 38 कहता है। इसी कड़ी में आर्टिकल 39 क्या कहता है दोस्तों? सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का संवितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर सुरक्षित करना, ये क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 39। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 39 ये क्या कहता है? समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत क्या होगा? समान न्याय दिया जाएगा, सभी को, गरीबों को निःशुल्क सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत पे निर्धारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं। क्या क्या अपेक्षा करते हैं वो इन आर्टिकल्स में बताया गया है। आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन और उनके लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इनने अलग अलग विलेज पंचायत को सपोर्ट किया था। गांधी जी का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 40 को, इस सिद्धांत को आर्टिकल 40 में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 41 की ओर। दोस्तों, आर्टिकल 41 समाजवादी विचारधारा को दिखाता है, समाजवादी सिद्धांत को दिखाता है। ये कहता क्या है? काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार का संरक्षित करना। ठीक है दोस्तों, कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार, जिसके अंतर्गत क्या होता है? काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी से निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार को यह सुरक्षित करता है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 भी किसके अंतर्गत आता है? समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये क्या कहता है? काम और योग्यता के संबंध में न्याय और मानव अधिकारों के लिए प्रावधान, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। ठीक है दोस्तों, काम करने वालों के लिए जीवित वेतन, जो काम करेगा उसको वेतन की पुष्टि करता है। उसके बाद इसी में जो अगला 43A है, जो इसी का ए पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना होगा। ठीक है दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में काम करने वालों की भागीदारी। ठीक है, तो इसका अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस पे डिपेंडेंट है दोस्तों? आर्टिकल 44 डिपेंडेंट है उदार भौतिक सिद्धांत पे। इन श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं। ठीक है दोस्तों, सिटीजन के लिए यूनिवर्सल सिविल कोड का निर्देश आर्टिकल 44 में किया गया है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होगी। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 44 के अंतर्गत क्या आएगा? सिटीजन के लिए यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल 45 के साथ। यह आर्टिकल भी दोस्तों उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन श्रेणी में कौन से सिद्धांत को शामिल किया गया है? जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 45 में। बढ़ते अपने अगले आर्टिकल 46 की ओर। 46 में क्या क्या गया है दोस्तों? ये जो आर्टिकल है ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत कहा गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की ओर। आर्टिकल 47
दोस्तों आर्टिकल 47 है समाजवादी सिद्धांत पर आधारित। इसमें क्या क्या कहा गया है? पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना या लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए राज्य की भूमिका और निजी जीवन की परिस्थितियों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत क्या कराया गया था? मेनली इसका जो आर्टिकल को लाने का मेनली कारण क्या था? इस आर्टिकल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, फिर से पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया। आर्टिकल 48 में कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 48 किस विचारधारा पर डिपेंडेंट है? आर्टिकल 48 है उदार बौद्धिक सिद्धांत पे, जिसमें राज्य को निर्देश दिया जाता है। इसके अंतर्गत 48 के अंतर्गत कहा गया है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। और 48A जो इसके अंतर्गत है उसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 49। ये भी उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसमें क्या किया गया है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 50। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे क्या किया गया है? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है? 50, आर्टिकल 50। ठीक है दोस्तों, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 51। इसके अंतर्गत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। ये किसमें कहा गया है? 51 में। मेनली 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रसार। ठीक है दोस्तों बहुत जगह निर्देशक तत्व की आलोचना भी की गई है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य संवैधानिक एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की आलोचना की है। इनने क्या कहा है कि यह कोई कानूनी शक्ति नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, इनने और क्या बोला है? तर्कहीन व्यवस्था है, यहाँ पे रूढ़िवादी है, संवैधानिक टकराव हो सकता है, इसमें कानूनी शक्ति नहीं है। इसका जो मुख्यतः इसके गैर न्यायोजित चरित्र के कारण इसकी आलोचना की गई, जबकि केटी शाह ने इसे अतिरिक्त कर्मकांडी बताया और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की। एक नसरुद्दीन थे, इनने कहा यह सिद्धांत नव वर्ष प्रस्ताव की तरह है जो जनवरी को टूट जाता है। यहाँ तक कि टीटी कृष्णचारी ने इनके लिए कहा भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर। केसी वेहर ने कहा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। इन्हें धार्मिक उपदेश बताया और सर आइवर जेंग्स इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहते हैं। तर्कहीन व्यवस्था के अंतर्गत आलोचकों ने मत दिया इन निर्देशकों को तार्किक रूप से निरंतरता और आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार ये निर्देशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। उन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर दिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यात किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। संविधानिक टकराव कैसे हो सकता है? के संतानम का मत है कि इन तथ्यों में केंद्र और राज्य के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव हो सकता है। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है और इनके लागू न होने पर वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापरित विधेयक प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर स्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत हैं और इसलिए मंत्रालय को इनके नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह संवैधानिक टकराव उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, इनकी उपयोगिता के बारे में बात करें, ये तो आपको अभी मैंने जो बताया कमियां थी, अगर इनकी उपयोगिता के बारे में बताएं
बहुत सारी आलोचना के बावजूद संविधान से जुड़ाव के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व आवश्यक हैं। संविधान में स्वयं भी उल्लिखित है कि ये राष्ट्र के शासन हेतु मूलभूत हैं। जाने माने निर्णायक एवं कूटनीतिक एनएम सिंह के अनुसार निर्देशक तत्व संविधान को जीवनदान देने वाली व्यवस्था है। संविधान के आवरण और सामाजिक न्याय में इसका दर्शन दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC चावला के मतानुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। भारत राजनीतिक मामले में तब न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के कल्याण के हिसाब से कल्याणकारी राज्य भी होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस ओर संकेत दिया कि निर्देशक तत्व का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र प्रकट होता है, ग्रैनुअल ऑस्टिन का कहना है कि निर्देशक तत्व का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आर्थिक शक्ति को स्थापित कर उनको ग्रहण करने के समान है। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव ने निर्देशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता का एवं शैक्षिक मूल वाला बताया है। भारत के पूर्व महान्यायवादी MC शीतलवाड़ के अनुसार निर्देशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी ये अनुदेशों की तरह हैं या वे भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियाँ हैं। ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों को याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। तो दोस्तों, ये बात थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स के बारे में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्दी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है जो आपको उपयोगी होगा UKSSC, UKPSC और ग्रुप C जैसे एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार, गुड बाय।